नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। अभी क्लासेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं आज लेके आया हूँ फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर जो सभी वनडे एग्जाम और रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है प्रकाश, जो जिसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं वो हाईलाइट कर दिए हैं और उन्हीं नोट्सों से मैंने भी पढ़ाई की है और उन्हीं से मैं कर रहा हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने इस पे अंडरलाइन कर दिए हैं, हाईलाइट कर रखे हैं, तो उनको ध्यान रखना, जिनके आने की प्रबल संभावना रहती है। तो चालू करते हैं। तो प्रकाश फोटोन नामक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगें हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ध्रुवण की घटना के कारण प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है। मैक्सवेल ने प्रकाश विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज की थी। ग्रेमाल्डी ने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों में विवर्तन होता है। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था तथा इसी खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है ध्रुवण की घटना प्रकाश एवं ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, लेकिन विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन इन सब में ध्रुवण की घटना होती है। नेक्स्ट है किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है भाई। प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों प्रकृति की होती है, यानी प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है वो तरंग और कण दोनों में सेम रहती है। नेक्स्ट है प्रकाश का चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। रोमन ने सर्वप्रथम प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। नेक्स्ट है निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट चलते हैं विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के वेग का क्रम। निर्वात में सबसे अधिक होता है, उसके बाद पानी में होता है, उसके बाद तारपीन का तेल, फिर उसके बाद कांच में, उसके बाद होता है रॉक साल्ट में और सबसे कम होता है नाइलॉन। ये जो दे रखे हैं ये घटते क्रम में। अगर पूछा जाए सबसे अधिक किस में रहता है प्रकाश का वेग, तो निर्वात में सबसे अधिक रहता है। उसके बाद यानी उससे कम किस में रहता है? पानी में रहता है। इस तरीके से बस आपको तीन ही लहर रखने, निर्वात, पानी और कांच। निर्वात में 3 × 10⁸ और पानी में 2.25 × 10⁸ और कांच का 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऐसे लहर रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जल और कांच और हीरे में प्रकाश की चाल का क्रम। देखो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें रहती है? जल में रहती है, फिर उसके बाद कांच में रहेगी, यानी फिर घटते हुए क्रम है, सबसे ज्यादा जल में, उसके बाद कांच में, उसके बाद हीरे में। नेक्स्ट है चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग 62 सेकंड का समय लगता है। कितना? 62 सेकंड का समय लगता है। और सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को 8 मिनट 18 सेकंड या 16 सेकंड आएगा, और 16 सेकंड नहीं आएगा तो ओवरऑल आएगा 500 सेकंड, यानी 500 सेकंड का समय लगता है सेकंडों में बात की जाए तो। ओके, नहीं तो 8 मिनट 16 सेकंड लगती है ज़्यादातर। ठीक है, जो इसमें जो बुकों में दे रखा है ज़्यादातर है वो 8 मिनट 16 सेकंड दे रखा है। किसी किसी जगह तो 8 ही मिनट 16.5 सेकंड ऐसे लिखा आएगा। चलो आगे चलते हैं। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है तथा प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं तथा सीधी रेखा में गति करते हैं। नेक्स्ट है हाइगेन ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। थॉमस यंग ने प्रकाश व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत दिया था। मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। और आगे ध्यान रखना कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का क्रीट यानी कोरोना भाग दिखाई देता है, और पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय 460 सेकंड का होता है। कितना? 460 सेकंड का। नेक्स्ट सूर्य ग्रहण प्रतिपदा, यानी प्रतिपदा को बोलते हैं अमावस्या के दिन होता है, और चंद्र ग्रहण पूर्णों के दिन होता है। ठीक है।
एक कटा हुआ हीरा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है या जगमगाता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा हुआ प्रतीत यानी अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ अलग दिखाई दे, छोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा, तो इन सभी में प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है सभी में? प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी बोलते हैं सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष की घटना के आधार तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या अपवर्तन, विवर्तन और पारगमन के घटना के आधार पर की जाती है। किसके से? अपवर्तन, विवर्तन और पारगमन की घटना के आधार पर की जाती है। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, जो प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव है। अभी मैंने जो आपको बताया वही है, यानी जो वास्तविक स्थिति है कुछ अलग दिखाई दे। नेक्स्ट है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। क्या हो? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक की स्थिति में हो तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखो इंद्रधनुष के बारे में बताता हूँ मैं आपको। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के अपवर्तन एवं परावर्तन के कारण होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मृग तृष्णा, मृग मरीचिका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनती है। एंडोस्कोपी की तकनीक प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। नेक्स्ट है विबग्योर। देखो विबग्योर वाला बहुत अच्छा पॉइंट भी है ये। क्या है? विबग्योर। विबग्योर में क्या है, इसमें क्रम का जो कलर है ना, कलर के आधार पर उनकी तरंग दैर्घ्यों को भी आंका जा सकता है और उनकी चालों को भी आंका जा सकता है। बाकी की जितनी भी चीजें उनको भी। देखो अब ये विबग्योर ये आपको ऐसे ही रखना है। नीचे से जो सबसे पहले लास्ट पॉइंट आएगा VIBG यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ लिखेंगे। बी को साउथ में लिखेंगे और आर को नॉर्थ में लिखेंगे, तो उनको अपर रूप यानी चढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो लास्ट में बैंगनी रंग रहेगा और सबसे ऊपर लाल रंग रहेगा। तो मैं आपको इन रंगों के बारे में बता देता हूँ। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और चाल भी उसमें सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल पूछा जाए कि सबसे अधिक किस रंग में चाल सबसे अधिक होती है तो लाल में होती है, लेकिन सबसे कम पूछा जाए तो बैंगनी में होती है। और बाकी का जितने भी चीज अधिक की बात की जाए तो बैंगनी में सबसे अधिक रहेगा। यानी प्रक्षेपण की बात की जाए कि सबसे अधिक प्रक्षेपण किस में होगा तो बैंगनी रंग में सबसे अधिक होगा। कम किस में होगा? लाल में होगा। चाल सबसे कम किस में होगी? फिर भी आप बताएंगे तो चाल लाल में होगी, वो चाल कम सबसे कम बताएंगे तो बैंगनी में होगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो थोड़ा कॉर्नर में देखो, कॉर्नर में लिखा हुआ है कि चाल, ऊपर लाल रंग पे एरो लगा हुआ है, चाल सर्वाधिक, अपवर्तनांक सबसे कम, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, प्रकीर्णन सबसे कम। यानी चाल और तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक रहती हैं, बाकी की चीजें वो सभी कम होती हैं लाल में। बैंगनी में क्या होता है? चाल सबसे अधिक, अपवर्तन वो चाल सबसे कम, अपवर्तनांक सबसे अधिक, तरंग दैर्घ्य सबसे कम और प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। तो किस में रहता है? बैंगनी में। चलो आगे चलते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण के उदाहरण। जल की सतह पर फैली हुई केरोसिन तेल की परत का सूर्य के प्रकाश में चमकीला या रंगीन दिखाई देना, ये किसके कारण होता है? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ही होता है। देखा होगा सावन के बुलबुले होते हैं, यानी जो झाग होते हैं, उन झागों पर वो पीले पीले या कुछ चमकीले से दिखाई देते हैं, वो भी व्यतिकरण के कारण ही दिखाई देते हैं। चलो आगे चलते हैं। सावन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना, देखो इसमें आ गया। तो सावन के जो बुलबुले होते हैं वो भी रंगीन दिखाई देते हैं, किसके कारण? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट है प्रकाश प्रकीर्णन के उदाहरण देख लेते हैं। प्रकाश प्रकीर्णन के कारण क्या क्या उदाहरण है उसके? तो देखो प्रकाश प्रकीर्णन के उदाहरण, पहले आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्य का उगते एवं डूबते समय लाल दिखाई देना, सूर्य के पानी समुद्र का पानी नीला दिखाई देना, सूर्य का ठीक दोपहर में सफेद दिखाई देना। ये सभी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। किसके कारण है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाशीय फाइबर, इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैंने आपको बताए प्रकाश के व्यतिकरण के उदाहरण और प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण इंपॉर्टेंट है।
अभी भी ग्रुप डी के पेपर चल रहे हैं, 100% मैं गारंटी के साथ देता हूँ। अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं फंसता मैं जो करा रहा हूँ तुम्हारे में से, तो मेरे चैनल को डिसलाइक कर देना सभी लोग भले ही। चलो आगे चलते हैं। प्रकाशीय फाइबर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है मानव नेत्र एवं लेंस कॉर्निया तथा लेंस के बीच नमकीन पारदर्शी द्रव नेत्रोद या जलीय द्रव होता है जिसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। नेक्स्ट है रेटिना पर वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट, एक सामान्य व्यक्ति में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। निकट दृष्टि दोष, देखो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जिन लोगों में निकट दृष्टि दोष होता है उनको निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन उनको दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो उनमें क्या दोष होता है? तो उनमें निकट दृष्टि दोष होता है और इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकटदर्शी दोष को इंग्लिश में मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। वैसे इस दोष को कैसे मतलब देखा जा सकता है? उसमें क्या है कि लेंस की गोलाई बढ़ जाएगी या लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगी या लेंस की क्षमता बढ़ जाएगी। सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं दूरदृष्टि दोष जिसको हाइप्रोमेट्रोपिया बोलते हैं। दूरदृष्टि में क्या है, जिन लोगों को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो इसके उपचार के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये भी आपको बता दूं कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। ऐसे लेंस जो किनारों पे पतले और बीच में मोटे होते हैं उनको उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस किसे कहते हैं? अवतल लेंस उनको कहते हैं जो बीच में पतले और किनारों पर मोटे होते हैं, उनको अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष जिसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष ये ज्यादातर है बूढ़े बड़ों में होता है। देखो वृद्धावस्था में आंख की समंजन क्षमता क्षीण हो जाने से निकट एवं दूर दोनों जगह की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस रोग के उपचार के लिए हम द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं। किसका? द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं। देखो उत्तल वो निकट में अवतल लेंस का, दूरदृष्टि में उत्तल लेंस का और जरा दृष्टि दोष में द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखो दर्पणों के प्रयोग, पीछे से आ रहे वाहनों को देखने के लिए हम कार में प्रयुक्त दर्पण उत्तल दर्पण होता है। रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वाहनों की हेडलाइटों में परावलयिक दर्पण होता है। दाढ़ी बनाने के लिए यूज करते हैं दर्पण, वो अवतल दर्पण होता है। प्रकाश का रंग उसके तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होता है। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, ये इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में नापी जाती है। धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है। एक उत्तल लेंस को पानी में डुबोने पर उसकी क्षमता घट जाती है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट है, यानी प्रिज्म में प्रकाश के जितने अलग अलग रंगों में अलग होने की क्रिया क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण होती है। यह पूछा है सूर्य के प्रकाश में एक प्रकाश की किरण में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7, जो मैं अभी बताया था वेबिग्योर के नाम से, उसी से। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो बैंगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होता है एवं लाल रंग का सबसे कम विचलन होता है। 3 मूल रंग पूछा जाए तो 3 मूल रंग होते हैं, नीला, हरा और लाल। शॉर्ट में याद रखेंगे हलन। ह का मतलब हरा, ल का मतलब लाल और न का मतलब नीला। अगर आपको वैसे याद है तो अच्छा है, आपको डायरेक्टली उस तरीके से याद है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ताप एवं ऊष्मीय ऊर्जा, ताप व ऊष्मीय ऊर्जा। ताप किसे कहते हैं? किसी वस्तु की गर्माहट को, वैसे हम अगर नॉर्मल किसी वस्तु की गर्माहट को क्या कहते हैं? हम ताप कहते हैं। अब देखो वस्तु की उष्णता या शीतलता की माप को तापमान कहते हैं। ताप वस्तु की ऊष्मीय अवस्था का सूचक है। ताप क्या होता है? वस्तु की ऊष्मीय अवस्था का सूचक है। अब ऊष्मा,
ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच तापांतर के कारण उच्च ताप से निम्न ताप की वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। जूल ने अपने प्रयोगों से इस बल की पुष्टि की थी कि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। 4186 जूल कार्य करने पर 1 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। कितने? 4186 जूल कार्य करने पर 1 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब देखो ऊष्मा के मात्रक देख लेते हैं, ऊष्मा के कौन कौन से मात्रक हैं। तो देखो ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक होता है कैलोरी। कैलोरी किसे कहते हैं कि 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 कैलोरी कहते हैं। यानी 1 ग्राम जल का ताप अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो उसकी जो ऊष्मा है उस ऊष्मा में जितनी वृद्धि हो जाएगी उसी को क्या कहेंगे? हम 1 कैलोरी कहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी क्या है? 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहते हैं। 1 जूल 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। 1 कैलोरी 4.186 जूल के बराबर होता है। अगर हम इसको 1 किलो कैलोरी करें तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4.186 गुणा 10⁻³ जूल। देखो 1000 कैलोरी, ये मैंने 1000 का मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट, इसको BTHU बोलते हैं। 252 कैलोरी के बराबर होता है। इसमें 252 कैलोरी के बराबर होता है। नेक्स्ट है ये कुछ तापमापी हैं जिससे तापमान नापा जाता है। पूछा है कौन कौन से तापमापी का प्रयोग करते हैं, किस में करते हैं, है ना। तो देखो पहला है द्रव तापमापी। तो द्रव तापमापी में कौन कौन से पदार्थों का यूज करते हैं? तो पारा और एल्कोहल का यूज करते हैं द्रव तापमापी में। पारा कितने से स्टार्ट होता है टेम्परेचर से? -39 से वो -115 डिग्री सेल्सियस से एल्कोहल में। ताप का परास कितना होता है? -40 से 350 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसे द्रव तापमापी से द्रवों का तापमान नापा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं चिकित्सीय तापमापी। चिकित्सीय तापमापी में पारा यूज करते हैं। उसमें कौन से पदार्थ का यूज करते हैं? पारे का। और कितने से रहता है? इसमें 35 से रहता है, 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक। और फ़ारेनहाइट में बात की तो 95 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट में इसमें बुखार नापने में प्रयोग किया जाता है चिकित्सीय तापमापी। नेक्स्ट चलते हैं गैस तापमापी। कौन सा? गैस तापमापी। गैस तापमापी हाइड्रोजन, इसमें कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस से कितना टेम्परेचर नापा जाता है? तो 500 डिग्री सेल्सियस तक। और नाइट्रोजन से 1500 डिग्री सेल्सियस तक। इससे गैसों का तापमान नापा जाता है। आगे चलते हैं जो औद्योगिकों में प्रयोग करते हैं। प्लेटिनम रेजिस्टेंस तापमापी, इसको इसमें पदार्थ होता है प्लेटिनम ही। और -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक हम नाप सकते हैं इसमें। और ये इंडस्ट्रियों में यूज किया जाता है। किसमें? इंडस्ट्री यानी औद्योगिक इकाइयों में। नेक्स्ट है ताप एवं तापमापी। इसका भी हम इंडस्ट्रियों में प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें कौन सा पदार्थ होता है? तो सीबेक प्रभाव पर आधारित होता है ये ताप एवं तापमापी। सीबेक प्रभाव पर आधारित है, यानी विद्युत उपकरण है जिसमें -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इससे औद्योगिक कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण विकिरण तापमापी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, पायरोमीटर लिखा आता है। तो इससे क्या होता है? इससे इसके मतलब ऊष्मीय विकिरण को ग्रहण कर तापमापक यंत्र बनता है। कैसा? तो इससे क्या होता है? 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के जितने भी ताप काउंट किए जाएंगे या नापे जाएंगे वो पूर्ण विकिरण तापमापी से किया जाता है। जैसे सूर्य का ताप नापना हो तो इसी से नाप सकते हैं। तारों का ताप नापना हो तो इसी के, देखो लिखा हुआ है सूर्य, तारे एवं आकाशीय पिंडों का तापमान, है ना। तो इसी से नापे जाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते पैमाने के बारे में पढ़ लेते हैं। पैमाना क्या? पैमाना फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में कितना होता है हिमांक? 32 फ़ारेनहाइट। भाप बिंदु 212 फ़ारेनहाइट। और ये कितने भागों में बराबर बटा होता है? तो 180 भागों में। सेल्सियस में बात करें तो सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस हिमांक रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस भाप बिंदु रहता है। और इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो 100 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है केल्विन। केल्विन का जो हिमांक है 273 के और भाप बिंदु 373 के। इसको भी 100 भागों में बांटा गया है। तो इसका सूत्र देखते हैं।
है ना। देखो इसका सूत्र है ये, जिसमें ये तीनों तीनों को लिखा गया है। तो विभिन्न पैमानों का आपसी संबंध देख लेते हैं। तो C/100 F-32/180 K-273/100, लेकिन मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है। तो C/5 नीचे देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे, C/5 इक्वल टू F-32/9 K-273/5। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम किसी का भी टेम्परेचर हम निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है निकालने का, यानी C/5 की F-32/9 K-273/5। तो नेक्स्ट चलते विशिष्ट ऊष्मा। किसी पदार्थ के 1 ग्राम में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने हेतु आवश्यक ऊर्जा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 1 कैलोरी होती है, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। अगर विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक पूछा है तो जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। ऊष्मा संचरण के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं चालन के बारे में। वैसे ऊष्मा संचरण 3 माध्यमों से होता है, चालन, संवहन और विकिरण। तो चालन के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। चालन, बिना स्थान परिवर्तन किए ही पदार्थ के ताप कण अपनी ऊर्जा बगल वाले कण को स्थानांतरित करते हैं और पूरी वस्तु गर्म हो जाती है। तो इस विधि को चालन कहते हैं। माध्यम इसमें आवश्यक होता है, मुख्यतः ठोस माध्यम में। किसमें होता है? ये ठोस माध्यमों में होता है। लेकिन जैसे एग्जाम्पल में धातु का गर्म होना पूछा है। चालन कौन सी अवस्था में होता है? तो ठोस अवस्था में होता है। संवरण के लिए द्रव और गैसों का प्रयोग करते हैं। तो गैसों तथा द्रवों में इस विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ऊष्मा गर्म से ठंडे की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा किधर से? ऊष्मा गर्म से ठंडे की ओर प्रवाहित होती है। जैसे पानी, दूध आदि को गर्म करना, तो उसमें संवरण का विधि लगती है। कौन सी विधि से? संवरण की विधि। नेक्स्ट चलते विकिरण। विकिरण में ऊष्मा तरंगों के रूप में गर्म से ठंडे की ओर प्रवाहित होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती इसमें, निर्वात में भी संचरण होता है ये विकिरण। तो देखो पृथ्वी तथा सूर्य की ऊष्मा इसी विधि से आती है। पूछा जाए कि जो हमारा वायुमंडल है किस तरीके से गर्म हो जाता है, तो विकिरण की विधि से। कौन सी विधि से? विकिरण की विधि से। तो नेक्स्ट चलते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। देखो अतिचालक का लक्षण क्या है? कि जिसमें शून्य पारगम्यता हो, वह अतिचालकता है। अतिचालकता की अवस्था में धातुओं का सामान्य तापमान 0 केल्विन यानी कोष्ठक में -273 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है। तो इस ताप को प्राप्त करना काफी खर्चीला होता है। यदि अतिचालकता सामान्य तापमान पर प्राप्त की जा सके तो इससे बहुत धन की बचत होगी। वायुमंडलीय दाब पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप 133 केल्विन होता है। वायुमंडलीय दाब पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप कितना होगा? 133 केल्विन होता है। नेक्स्ट है सिरेमिक ऑक्साइड, उच्च ताप का अतिचालक है। सिरेमिक ऑक्साइड कैसा है? एक उच्च ताप का अतिचालक है। अर्धचालक कैसे हो? जो जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, ये सभी अर्धचालक है। ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक तथा अचालक के बीच होती है उन्हें अर्धचालक कहते हैं, इंग्लिश में सेमीकंडक्टर कहते हैं। नेक्स्ट, परम शून्य तापमान पर अर्धचालक एक आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, विद्युत का नहीं बात किया इसमें। परम शून्य तापमान पर अर्धचालक एक आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करता है, शून्य चालकता की। अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। परम शून्य तापमान 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध अनंत होता है या संपूर्ण होता है। ट्रांजिस्टर बनाने में प्रयुक्त होने वाले अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम है। ट्रांजिस्टर में कौन से? सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज होते हैं। जमा हुआ कोयला में अर्धचालक जर्मेनियम कोयला में अर्धचालक जर्मेनियम के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं। यानी गैस तापमापी होते हैं वो द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है।
नेक्स्ट है थर्मोकपल, यानी ताप युग्म दो अदृश्य वो असदृश धातुओं द्वारा बनाया जाता है। असदृश का मतलब अलग अलग वाली धातुओं। केल्विन मान में शरीर का सामान्य तापक्रम 310 केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ये उसी फॉर्मूले से निकाला हुआ है भाई। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल से 32 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। वो 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य तापमान या तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, जो सेल्सियस में 36.89 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। देखो मैं इम्पोर्टेंट ही बनाए, बाकी का मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, विद्युत एवं चुंबकत्व। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है। विद्युत विभव का वोल्ट होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है। विद्युत धारिता का फैराडे होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। प्रतिरोध का ओम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर होता है। विशिष्ट चालकता का प्रति ओम प्रति मीटर या महो प्रति मीटर या सीमेन प्रति मीटर होता है। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत का विकास किसने किया था? आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत का विकास 3 वैज्ञानिकों ने किया था, जिनके नाम है थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर ने किया था आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत का विकास। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाती है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। कूलॉम का नियम। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। इसके अनुसार यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान चौगुना हो जाएगा। समान आवेशों में विकर्षण तथा विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। जब एबोनॉइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो एबोनॉइट की छड़ ऋणात्मक हो जाती है। कैसी हो जाती है? ऋणात्मक। वस्तुओं में आवेशन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है। वस्तुओं में आवेशन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर के रूप में मापा जाता है। यानी विभवांतर किसी विद्युत परिपथ में एक इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः वे विद्युत के सुचालक होते हैं। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। उच्च पारगम्यता अतिचालकता का लक्षण है। अर्धचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम। ताप बढ़ाने पर विद्युत प्रतिरोध तो बढ़ेगा लेकिन विद्युत चालकता घटती है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। कैसी होती है? विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती यदि वे समान विभव पर हों। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में रेक्टिफायर द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट, विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संपर्क किया जाता है क्योंकि यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाए। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। नेक्स्ट है किसी परिपथ में एक विद्युत पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। घरों में पंखे, बल्ब आदि समांतर क्रम में लगे होते हैं। ओम का नियम। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो देख पा रहे हो कॉर्नर में V प्रोपोर्शनल I, फिर V इजिकल टू आई आर। आर क्या है? यहाँ पे प्रतिरोध है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओम का नियम। ओम का नियम धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। पूछा जाए कि ओम के नियम से किस किस की परिभाषा प्राप्त की जाती है, तो धारा और वोल्टता। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। कितना गुना? 16 गुना। किसी चालक धातु के तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुना करने पर तार का प्रतिरोध पहले का 2 गुना हो जाएगा।
एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य अमोनियम क्लोराइड होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य अमोनियम क्लोराइड होता है। अब देखो सुमेलित ऋण इलेक्ट्रोड किस में होता है, तो जो बना होता है वो जिंक का बना होता है। किसका बना होता है? जिंक का। धन इलेक्ट्रॉन में कार्बन की छड़ लगती है। इलेक्ट्रोलाइट में अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है। द्विध्रुवक में क्या होता है? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का होता है। कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इंपॉर्टेंट है। शुष्क सेल एक प्रकार का प्राथमिक सेल है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। विद्युत फ्यूज यह विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। घरों में विद्युत उपकरणों की सुरक्षा हेतु कम गलनांक की धातु यानी मुख्यतः टिन और लेड की बनी होती है, मिश्र धातु बनी होती है, तो का प्रयोग विद्युत फ्यूज के रूप में करते हैं, जिससे अत्यधिक धारा प्रवाहित होने या शॉर्ट सर्किट की स्थिति में फ्यूज का तार गर्म होकर शीघ्रता से जलकर टूट जाए और विद्युत परिपथ अधिक बाधित न हो। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है, क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है, लगभग 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में विद्युत हीटर में प्रयोग किए जाते हैं। किसके रूप में? हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम के तार, क्योंकि इसके तार खींचे जा सकते हैं और इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है। नेक्स्ट है ट्यूबलाइट व्यय ऊर्जा का लगभग 60 से 70% होता है। ट्यूबलाइट का व्यय ऊर्जा का लगभग 60 से 70% होता है। 100 वाट वाले एक विद्युत बल्ब का एक यूनिट में 10 घंटे प्रयोग होने पर एक विद्युत ऊर्जा की खपत होने पर एक यूनिट विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। तो एक यूनिट का जो फॉर्मूला है एन इंटू वाट इंटू घंटा इंटू दिन अपॉन 1000। देखो ये लिखा है, मैंने ये लिखा है यहाँ पे एन इंटू वाट इंटू घंटा इंटू दिन बट्टे 1000। एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए जब यूनिट निकल आती है तो जितने रुपए के साथ यूनिट के पैसे लेते हैं उस यूनिट में उतने पैसों का मल्टीप्लाई करने पर उस जो लाइट है उस लाइट की पूरी रकम का पता चल जाता है, कितना पेमेंट करना है यानी कितना बिल देना है। नेक्स्ट है बिजली के खपत का बिल वोल्टेज के मापन पर आधारित होता है। किस पे? वोल्टेज पे, सॉरी वाटेज पे होता है। वाटेज जो वाट होता है ना उस पे। नेक्स्ट है तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक तांबे के बनाए जाते हैं। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। ये आकाशीय बिजली के आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि 10 पे पावर 6 ओम है, और गीले की बात की जाए तो 10 पे पावर 3 होती है। माइका ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। माइका जलते हुए बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः 3000 डिग्री से 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। अभी मैंने आपको बताया था। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए किया जाता है। प्रतिदीप्ति नलिका में पारावाष्प या आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को आधार सिरे से जोड़ना चाहिए। अधिक प्रकाश देने वाले विद्युत बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 गुणा 10 पे पावर 6 जूल होता है। किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध दाब से स्वतंत्र होता है। यदि किसी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाए तो उस पदार्थ को अतिचालक कहेंगे। क्या कहेंगे? अतिचालक। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब यह फैलता है। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मरकरी लैंप में पारा कम दाब पर रहता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा से काम करता है। ट्रांसफार्मर कैसे करता है? केवल प्रत्यावर्ती धारा से यानी एसी से। नेक्स्ट आगे चलते हैं। चुंबकत्व मैग्नेटिज्म के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ, जिससे आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। उन्हीं क्वेश्चनों को बता रहा हूँ बस। स्थायी चुंबक इस्पात के बनाए जाते हैं। इस्पात यानी फेरोमैग्नेटिक। अस्थायी चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार रेलवे ने तो बहुत पूछा है इसको।
अस्थायी चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि इसमें अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता होती है। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। कैसे बन जाएंगे? पृथक पृथक चुंबक बन जाएंगे। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सर्वाधिक दोनों किनारों पर होती है तथा मध्य में सबसे कम होती है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक अगर पूछा जाए, देखो कई चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक होते हैं, तुम्हें किसी भी बुक में नहीं बताया होगा। देखो विद्युत चुंबक का मात्रक पूछा जाए तो एम्पियर प्रति मीटर, टेस्ला होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और गॉस होता है, एक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ये सभी चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक है। पहला एम्पियर प्रति मीटर, दूसरा टेस्ला, और एक टेस्ला ही किसके बराबर होता है? एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के। और किसके बराबर होता है? एक न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर के बराबर होता है। और एक ये बाकी का एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, ये किसके और बराबर होता है? यह एक न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁴ गॉस। ये चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हैं। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, वेबर, मैक्सवेल, न्यूटन इंटू मीटर प्रति एम्पियर। ये तीन लन रखने आपको चुंबकीय फ्लक्स के। कौन कौन से? वेबर, मैक्सवेल, न्यूटन इंटू मीटर प्रति एम्पियर। आगे चलते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति के पदार्थ लोहा, निकल, कोबाल्ट और क्रोमियम है। और जो अनचुंबकीय होते हैं तो पीतल, तांबा एवं ऑक्सीजन में चुंबकीय प्रवृत्ति नहीं होती है, एल्यूमिनियम में भी नहीं होती है। डोमेन लोह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को डोमेन कहते हैं। एक डोमेन में 10⁻18 से 10⁻21 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। विस्मित एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर अलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे नमन कोण कहते हैं। ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 अंश होता है। नेक्स्ट चलते हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अनचुंबकीय बनाया जाता है उसे डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। और हथौड़े से पीटकर एवं गर्म करके भी किसी पदार्थ को विचुंबकीय बनाया जा सकता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह सर्वप्रथम ऑरस्टेड द्वारा अवलोकित किया गया था। किसके द्वारा? ऑरस्टेड द्वारा अवलोकित किया गया था। नेक्स्ट है किसी माध्यम में पारगम्यता, फ्लक्स घनता या घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात समान होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में हो तो विद्युत चालक में बल की दिशा ज्ञात की जा सकती है। यानी जो चालक है वो चुंबकीय क्षेत्र में हो तो विद्युत चालक में बल की दिशा ज्ञात की जा सकती है। जनित्र में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसके बनाने में उपयोग किया जाता है? तो विद्युत जनित्र विद्युत चुम्बकीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत जनित्र विद्युत चुम्बकीय प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट चलते हैं। विद्युत मोटर फैराडे के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। विद्युत मोटर किसके अनुसार? फैराडे के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहे का बनाया जाता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह एसी वोल्टता को घटाने बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है भाई। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो उस तीसरे ध्रुव को परिणामी ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। लोहे का क्यूरी ताप 973 डिग्री सेल्सियस होता है जो सर्वाधिक होता है। क्यूरी ताप पूछा है सबसे अधिक किसमें? तो लोहे में होता है। चुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थों को प्रतिकर्षित करते हैं। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, यानी कभी चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। दिक्सूचक का प्रयोग निम्न का पता लगाने में किया जाता है। देखो चुंबकीय में क्या करते हैं? उत्तर से दक्षिण दिशा प्राप्त करने में। चुंबक में क्या करते हैं? चुंबक की ध्रुवता ज्ञात करने में। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दिक्पात का यूज करते हैं। चुंबकशीलता का मात्रक हेनरी प्रति मीटर है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना।
क्यूरी ताप वह ताप होता है जिस पर किसी धातु का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। तो धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।